जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्लास 11 के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में राजनीतिक विज्ञान को रखा है। ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है कि इस वीडियोज़ में हम आप लोगों से टोटल 50 क्वेश्चन पूछेंगे जो कि आपका MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव होगा। हर एक नंबर के यानी कि हर एक सवाल के लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा। कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, कितना सवाल आपका सही होता है नोट डाउन करना है और लास्ट में कमेंट करना है हर एक बच्चे को, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। अगले महीना आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। तो वीडियो जो है कुल मिलाकर के काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। बस आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दो। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। आपके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा या फिर दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल है कि किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था। ऐसा कौन सा दल था जिसने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार कर दिया था। आपके पास जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश में भी दिख रहा होगा, हिंदी में भी दिख रहा होगा। काफ़ी सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि भैया इंग्लिश में करा दीजिए। तो यहाँ पर हम इंग्लिश तो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि पढ़ेंगे तो काफ़ी देर हो जाएगी, लेकिन हम यहाँ पर हिंदी को पढ़ेंगे और इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम लीग ने। किसने किया था? मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार कर दिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए, कह रहा है आपसे किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्तावित किया। किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, प्रोफेसर KT शाह ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उद्देश्य को यहाँ पे याद रखिएगा, हर सवाल का जवाब अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते कह रहा है आपसे कि न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती। कौन से केस में इसको कहा गया था इस बात को? करेक्ट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती केस 1973 में इस बात को कहा गया था। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए, कहा जा रहा है आपसे कि भारतीय संविधान में वर्णित इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं होगा? तो संपत्ति का अधिकार को अब मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए पूछा गया है आपसे कि भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। तो कौन से भाग में चुनाव आयोग है? यहाँ पे देख लीजिए 15वें भाग में। कितने में? 15वें भाग में चुनाव आयोग की बात कही गई है या व्यवस्था की गई है ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र को किस वर्ष अनिवार्य कर दिया गया था। यानी लोग जो वोट देने जाते हैं तो वहाँ पर आप देखा होगा कि एक वोटर प्रमाण पत्र होता है, तो उसमें फ़ोटो लगाना अनिवार्य किया गया था। कौन से साल किया गया था ये आपको बतानी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1993 में। कब हुआ था ये? 1993 में लागू कर दिया गया था कि नहीं, अब सबका वोटर कार्ड में फ़ोटो होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते कहा जा रहा है कि किसने राजनीतिक क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना था। तो किसने माना था? तो ये माना था JS मिल ने। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते कह रहा है राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है। तो राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि कहा गया है राज्यपाल को। तो राज्य में कौन होता है? केंद्र की तरफ से। राज्य में केंद्र की तरफ से जो होता है उसको हम लोग राज्यपाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको राज्यपाल बोलते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोला जा रहा है कि कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए मनोनीत करता है। तो कितनों को करेगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 को। कितनों को करेगा? 2 को करेगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया है कि लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है। बहुत ही अच्छा सवाल है कि लोकसभा में बहुमत वाले दल का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी में इसको प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। कहा जा रहा है कि कोई मंत्री जो सांसद या विधायक नहीं है उसे कितने समय में सांसद या विधायक होना अनिवार्य है। तो कितने समय में होना अनिवार्य है? 6 माह के अंदर सांसद या विधायक होना अनिवार्य है अगर कोई मंत्री है तो, वरना उसका मंत्री पद छीन लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितना समय दिया गया है। तो ये जो दिया जाता है समय, ये 14 दिन का समय इसको दिया जाता है, याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे, कह रहा है कि किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। ये सब सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 500। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है। तो कौन भारतीय संसद का अंग नहीं होता है, ये आपको पहचाननी है। तो प्रधानमंत्री यहाँ पे भारतीय संसद का अंग नहीं होता है। बाकी ये तीनों को आप रट लो, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, एकदम 100% ये रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 15 पे, कह रहा है कि किसी विधायक दल के कितने सदस्य एक साथ अपनी पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें दल बदलू नहीं माना जाएगा। यानी कि कितने सदस्य अगर दूसरे पार्टी में जाएंगे तो राइट आंसर 2/3 सदस्य, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु बढ़ाने का अधिकार किसके पास है। यानी कि अगर कोई सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, जो वहाँ का जज है, अब वो रिटायर कर रहा है 60 वर्ष में और उसको 60 से बढ़ाकर 65 कर देगा, ऐसा कौन कर सकता है। तो ऐसा यहाँ पर जो करेगा वो सिर्फ संसद कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, कह रहा है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की अवकाश आयु कितनी है। अब यहाँ पर आपको बतानी, जो उच्च न्यायालय हैं उनके न्यायाधीशों की जो अवकाश आयु वो हो जाएगी आपका 62 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा वो राष्ट्रपति करेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, कह रहा है कि भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है। तो भारत का जो चुनाव आयोग होता है वो होता है आपका, ऑप्शन नंबर ए, संघ सूची में रखा गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण को किस अनुसूचित में रखा गया है, अनुसूची में रखा गया है। सही जवाब हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। कहाँ रखा गया है, 7वीं अनुसूची में रखा गया है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो उस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था होगी। कौन सी पंचायती राज व्यवस्था होगी ये आपको बतानी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विस्तरीय। कैसी होगी, द्विस्तरीय होगी। देखिए इंग्लिश क्वेश्चन भी हम दिखा रहे हैं, इंग्लिश वाले बच्चे ज़्यादा परेशान ना करें, आपको इंग्लिश क्वेश्चन मिल रहा है, बस आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। आइए नेक्स्ट है आपका, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई। तो भारत के ऐसे कौन से राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में हुई थी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में, देखिए कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का मूल दर्शन क्या है। तो भारतीय संविधान का जो मूल दर्शन है वो आपको बतानी है, लोकतांत्रिक समाजवाद, है ना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान की सजीवता के लिए इनमें से कौन महत्वपूर्ण नहीं है। तो कौन महत्वपूर्ण नहीं होगा ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर है, राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम, ये महत्वपूर्ण नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है 25 पे, कह रहा है आपसे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। तो कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 368। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आता है 26 में, किसे नई राजनीति का पिता कहा गया। अब किसको कहा गया है नई राजनीति का पिता। सही जवाब हो जाएगा आपका मैकियावेली, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे आते हैं, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का जो लेखक है वो हो जाएगा आपका अरस्तु, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाओ, व्यवहारवादी क्रांति का जन्म कब हुआ था। तो व्यवहारवादी क्रांति का जो जन्म हुआ वो हुआ था 1945 में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। वोट देने का संबंध किस स्वतंत्रता से है। अब ये जो वोट देने का संबंध है ये जो है राजनीतिक स्वतंत्रता से है, ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा समाज की कल्पना, ऐसे समाज की कल्पना किसने किसने नहीं की जिसमें ना वर्ग होगा ना राज्य, ना वर्ग होगा ना राज्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फांसीवादी। किसने नहीं किया था, फांसीवादी ने नहीं किया था। नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 31 को ध्यान से देखेंगे। 31 में आपसे बोला गया है, किसने फ्रीडम फ्रॉम फियर, ठीक है, भय से मुक्ति जिसका अर्थ होता है, नामक पुस्तक लिखी। यानी कि इस नाम का पुस्तक यानी इस नाम का बुक किसने लिखा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आंग सान सू ने, ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि किनके विचार हैं कि प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता। ये विचार किनके हैं आपको बतानी है। ये विचार रूसो के विचार हैं। किनके विचार हैं, रूसो के विचार हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 पे, कहा जा रहा है कि किनका कथन है, व्यक्ति चाहे कितना ऊंचा हो कानून उसके ऊपर रहेगा या ऊपर है।
ये कथन किसका है? ये कथन जो हो जाएगा सर एडवर्ड कॉक का कथन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। 34 में कहा गया है कि प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या की है? तो कौन सी पुस्तक में की है आपको बतानी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा द रिपब्लिक में किया है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है। सही जवाब आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मार्क्सवादी। किस सिद्धांत के अनुसार जो है, किस सिद्धांत के अनुसार जो है आपको बताना था कि वर्गहीन समाज में न्याय उपलब्ध हो सकता है? तो मार्क्सवादी समाज में। ठीक है, याद रहेगा सबको। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग। और 1 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा रुकिए आप लोग। चलिए ठीक है, ये भी ठीक है। 34 का हमने क्या बताया आपको? और मेरे दिमाग से निकल गया। 34 का जो है द रिपब्लिक होगा, शायद मैंने यही बताया है, देख लीजिएगा, रिपब्लिक होगा। 35 में था आपका किस सिद्धांत के अनुसार वर्गहीन समाज में न्याय उपलब्ध हो सकता है? तो मार्क्सवादी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया। आइए क्वेश्चन नंबर आता है 36 में। कहा जा रहा है कि अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अब आपको बतानी है जो अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं किसने कहा कि किसी राज्य की पहचान वहाँ के अधिकारों की व्यवस्था से की जा सकती है? ये बात किसने कही थी? तो ये बात कहा था लॉस्की ने। किसने कहा था? लॉस्की ने। इनमें से कौन जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति के संबंधित 3 अधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों के रूप में माना? तो किसने माना ये आपको बतानी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जॉन लॉक ने। किसने माना था? जॉन लॉक ने माना था। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं कि अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना कौन सा अधिकार है? तो अपने से बड़े लोगों का जो सम्मान करना, ये नैतिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं, क्या है किसके आज के विश्व को भूमंडलीय गांव की संज्ञा दी? यानी किसने दिया था आज के विश्व को भूमंडलीय गांव की संज्ञा? तो ये जो दिया था मार्क्स मैकलुहान ने, है ना, मैकलुहान ने दिया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं एक व्यक्ति एक वोट का सूत्र किसने दिया था? तो एक व्यक्ति एक वोट का जो सूत्र दिया बेंथम ने दिया था। किस देश ने? याद रखिएगा, किस देश में रम्त का नियम यानी जस, है ना, जस सेंजिनियस के आधार पर नागरिकता मिलती है, यानी कि रम्त का नियम। ठीक है, इसको रम्त का नियम कहा गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। इनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवाद है, ये पहचाननी है आपको। करेक्ट आंसर हो जाएगा उदारवादी राष्ट्रवाद। अगले सवाल पे आते हैं, किसने कहा कि राष्ट्रवाद एक पूंजी अवधारण है? ये बात कही थी किसने? कार्ल मार्क्स ने। समाज की भलाई हेतु राज्य द्वारा किसी धर्म के मामले में उचित निर्णय क्या होगा? अब यहाँ पर जो उचित निर्णय होगा वो हो जाएगा राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप करेगा। राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप करेगा, उचित निर्णय क्या होगा? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, धर्म लोगों के लिए अफीम है, ये बात किसने कहा था? ये कहा था मार्क्स ने। धर्म लोगों के लिए क्या है? अफीम है, ये बात किसने कहा था? मार्क्स ने। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि किस आधार पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो कौन से आधार पर होगा? भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है, इसलिए ये धर्मनिरपेक्ष राज्य हो जाएगा। किस देश के संविधान को शांति संविधान कहते हैं? तो कौन से देश के संविधान को शांति संविधान कहते हैं? जापान। ठीक है, इनमें से कौन शांति का उपदेशक है? कौन शांति का उपदेशक होगा? तो महात्मा गांधी जो है शांति के उपदेशक हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया है कि सबसे पहले किसने राजनीतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये बात किया था लुशियन डब्ल्यू पाई ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो हमने आपसे पूछा है टोटल 50 सवाल, 50 सवाल में से आपने कितना सही किया, ये हमें कमेंट कर कर जरूर बता दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और अपने ज़िला का नाम, किस ज़िला से आप बिलोंग करते हैं, ये बात भी हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें ये पता चल सके कि आप लोग हमें किस किस जगह के, झारखंड के कौन कौन सी जगह से हमें देख पा रहे हैं। तो आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा,
जो लोग, अगर आप लोग पार्ट 2 के लिए डिमांड करेंगे तो हम पार्ट 2 ज़रूर लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।